नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए वे बड़े हो गए उपन्यास का 8वां अध्याय। लेखिका आशापूर्णा देवी। नीरा की बात सुनकर खूब रोई थी सुलेखा, और आज उसका चेहरा आंसुओं से भीग गया और तकिया गीला हो गया। उधर ईरा माँ को इस तरह बिस्तर पर लौटते हुए देखकर तंग आकर नाक सिकोड़कर सोच रही थी, आश्चर्य है, क्या ये लोग आंखों पर पट्टी लगाकर घूमते फिरते हैं? जो निहायत ही स्वाभाविक है, वास्तव है उसकी छाया देखते ही भूत देखने की घिंगी बन गई। बच्चे बड़े नहीं होंगे क्या? जिंदगी भर क्या तुम्हारी गोद में बैठकर दूध पिएंगे? बात क्या हो गई कि बेटी को प्रेम हो गया, और तो कुछ नहीं। हालत देखकर तो लग रहा है वह मरी गई है। ईरा होठ बिचकाकर हंस पड़ी। अभी तो एक खबर मालूम ही नहीं। बड़ी देर बाद सुलेखा हड़बड़ाकर उठ बैठी। कितने बजे है? 10 तो नहीं? गृहस्थी के कामों में मन के लिए समय ही कहा। नहीं, 9:30 बजे। गनीमत है। सुलेखा ने देखा दीपंकर तीसरी मंजिल से नीचे आ गया। दीपंकर बोला, माँ, छोटी दीदी आज भी नींद में धुत है। किताब लेकर बस बैठती है, ऊँघती है और फिर सो जाती है। अचानक सुलेखा को लगा उसका यह छोटा बेटा किसी नंदन कानन की वार्ता लेकर आया। झूठ, बिल्कुल झूठ। अब तक बेकारी डर रही है। शैतान ईरा ने मजाक ही किया था। उसी मजाक के कारण ही तिन्नी मुक्के दिखाकर चली गई, और उसी से डरकर सुलेखा। इसी को कहते हैं रस्सी में सांप का भ्रम। ऐसा कहीं सच हो सकता है? निहायत ही बच्चे की तरह जिस हाथ में किताब लेते ही नींद आती है और बिना खाना खाई सो जाती है, वह भला यह सब कर सकती है? अभी हाल में ही तिन्नी कह रही थी, अच्छा माँ, तुम जो ताड़ के मीठे बड़े बनाती थी, दिल करता है कटोरे भर कर खाऊं। वह कब बनता है, बरसात में या जाड़े में? सुनकर हंसने लगी थी सुलेखा। फिर कल भी कह रही थी, माँ, पहले तुम कितने अच्छे अच्छे पकवान बनाती थी, अब क्या सब भूल गई? नारियल की मिठाई कितने दिनों से नहीं बनाई, जरा कहो तो। वाकई सुलेखा ने कितने दिनों से वह सब नहीं बनाया। समय का सदुपयोग करने के लिए वह दिन रात एक कर रही है। अब ऐसा हो गया कि जब कुछ काम नहीं होता तब भी वह मशीन चलने की घर घर आवाज सुनती रहती है। क्या यह आवाज उसके सीने से निकलती है? उन्हीं बच्चों के लिए तो यह रास्ता अपनाया था सुलेखा ने, मगर मुट्ठी भर पैसे के सिवा और कर ही क्या पाती है उनके लिए। कल ही सुलेखा तिन्नी के लिए नारियल की मिठाई बनाएगी। आह, मेरी गुड़िया सी तिन्नी। एक वही है जो रह रहकर मिठाई, लड्डू, दालपूरी, कचौड़ी की फरमाइश करती रहती है। तिन्नी को मांस मछली बिल्कुल पसंद नहीं। यही सब उसे अच्छा लगता है। खीर मिल जाए तो और कुछ पलट कर भी नहीं देखती वह। ताड़ के बड़े जाड़े में होते हैं या बरसात में, यह भी नहीं पता है उसे। ऐसी लड़की के बारे में उल्टी सीधी सुनाकर यूं ही ईरा ने सुलेखा को, हे ईश्वर, उन आंसुओं से उसका कोई अमंगल ना हो। सुलेखा दीपंकर से बोली, छोटी दीदी की बात रहने दे, बराबर ही ऐसी है। भैया लौटा? कहाँ, देखा तो नहीं? नहीं देखा? इसका मतलब है यह कि नहीं लौटा। इतनी देर से आते हैं सब, घर की तो जैसे याद ही नहीं। उसके बाद जैसे अचानक ही याद आया, इस ढंग से बोली, और मजली दीदी? मजली दीदी, वह तो इवनिंग शो में सिनेमा गई है, मेट्रो में। सुलेखा को फिर आंखों के आगे सर्वनाश की छाया दिखाई पड़ने लगी। मेट्रो में शाम के समय? इसका अर्थ है अकेले नहीं गई, अर्थात जानबूझकर दुस्साहस कर रही है। लगता है वह एक संघर्ष ही चाहती है कि एक तूफान उठे और इस पारिवारिक बंधन से वह मुक्त हो जाए। सुलेखा की चिंता में इतनी स्पष्टता नहीं थी, केवल ऐसी ही भावनाओं की तरंग उसे धक्के मार मार कर कहाँ ले गई। इतनी चिंता, इतनी उथल पुथल, फिर भी सुलेखा के हाथ अपने आप निश्चित नियम के अनुसार काम किए जा रहे थे। 10 बजते बजते सबका खाना तैयार हो जाएगा, तब तक वे आ भी जाएंगे जरूर, और दीपक की तिन्नी को नींद से जगाकर खाने के लिए बुलाकर लाएगा। भैया की पुकार सुनते ही लड़की उछलकर खड़ी हो जाती है, डरती है उससे और प्यार भी उतना ही करती है। मगर यह क्या हुआ, 10 बजने से 10 मिनट पहले ही निशित ऊपर चला आया? कैसे, वह भी बिना चप्पल पहने दबे पांव? क्या आज जल्दी भूख लग गई? अच्छा ही हुआ आज मटन का स्टू बनाए। मुन्ना से चखवाया था, उसने कहा स्वादिष्ट बनाए। चलो आज जल्दी ही परोस देती हूँ। पानी का गिलास मेज पर रखते ही ठक से आवाज आई। निशीत गंभीर भाव से बोला, किसका खाना परोसा जा रहा है? सुलेखा सहज भाव से बोली, सभी को दे रही हूँ, एक एक कर रोटी सेक दूंगी। हाँ, सेक दोगी, पर जिन्हें दोगी वे कहाँ हैं? सुलेखा अबोध की तरह बोली, क्यों, दीपू अभी तक आया नहीं क्या? आ जाएगा। और मछली बेटी नीरा? जिंदा मछली उछल रही है, फिर भी सुलेखा साग से उसे ढकना चाहती है। आग धधक रही है, फिर भी सुलेखा उस आग को राख से ढकने की कोशिश कर रही। कौन, नीरा? ऐसे पूछा
उसने जैसे मछली बेटी कौन है समझने में देर लगी उसे। फिर बोली, नहीं आई क्या? ओ माँ। तभी दीपंकर बोल उठा, क्यों माँ, अभी कहा ना मैंने, मछली दीदी मेट्रो में गई है। अचानक उस सीधे साधे बेटे पर आग बबूला हो गई वह। बोली, तूने कहा ओ तुझे ही बता कर गई है क्या? और कोई नहीं मिला तुझसे अनुमति लेकर गई? दीपंकर चुप हो गया। बाबूजी के सामने माँ ऐसी ही अनेक उटपटांग बातें करती है, बचपन से ही दिखता है। इस बात से घृणा होती है उसे। अभी तक वह स्कूल की चार दीवारी में ही है, मगर बहुत कुछ सोचता है। आदमी बिना वजह क्यों डरता है, यही उसकी खोज का विषय है। हालांकि यह तो सुलेखा के सोचने का विषय था, वही सोच सकती थी। जीवन भर इस आदमी से इतना क्यों डरती रही मैं? जिन्हें डरना चाहिए, जो अनुचित काम कर रहे हैं, उनके दिल में तो डर नहीं। मैं ही कि उल्टा सीधा समझाकर झूठ बोलकर उन्हें तलवार की चोट से बचाने की कोशिश करती रहूं, और इसके लिए वे कृतज्ञ भी नहीं। सुलेखा समझती नहीं है कि कृतज्ञता की भावना उनमें हो भी नहीं सकती, क्योंकि उस तलवार को वे तलवार ही नहीं समझते। वे जानते हैं कि वे तलवार टीन की है। जमाने से जो वीर पुरुष उसे लेकर मंच पर उठते थे, उछल कूद कर उसकी चमकती नोक को घुमा फिरा कर डराते धमकाते थे, उनमें अब वे अब दिन नहीं रहे, उनमें अब दम नहीं रहा। टीन की तलवार अब ड्रेसिंग रूम के एक कोने में पड़ी पड़ी जंग लगकर खराब होती जाएगी। सुलेखा नहीं समझती है कि इसी कारण निशित को हिम्मत नहीं होती कि बच्चों पर अंकुश लगाए। उसे पता चल गया है कि ऐसा करने से ही नागिन की तरह फन उठाकर फुफकारने लगेगी उसकी मजली बेटी। उस अपमान से आशंकित निशित केवल आड़ में रहकर गरजता है। निशित चाहता है कि यह काम सुलेखा ही करे, क्योंकि उसके मान अपमान का बखेड़ा नहीं है, इसलिए वह तर्क देता है, बेटियों की खबरदारी माँ ही किया करती हैं, जैसे बाप या भाई नहीं करते। सुलेखा इतना सब नहीं समझती। उसे मालूम है कि हर व्यक्ति को उस समय उसकी जरूरतों की चीज पहुंचा देना ही सुलेखा का कर्तव्य का दायरा है। समय के अनुसार स्कूल, कॉलेज और दफ्तर जाने वालों का भोजन तैयार रखना, जब जिसके आने का समय हो उसके लिए नाश्ता तैयार रखना और सबकी पसंद का ध्यान रखना, यही उसकी जिम्मेदारी है। उसकी जिम्मेदारी है गर्मी के मौसम में खाने के समय ठंडा पानी और जाड़ों में नहाने के लिए गर्म पानी तैयार रखना। उसकी जिम्मेदारी है बरसात के मौसम में घर के सभी सदस्यों के गीले कपड़े, गंजी, तौलिया, मोजे, रुमाल आदि सुखाकर उन्हें उपलब्ध कराना और सबके मन की बात समझकर उनकी इच्छा पूर्ति का इंतजाम करना। इसके अतिरिक्त किसी जिम्मेदारी की चेतना मूर्ख सुलेखा को कभी नहीं हुई। पढ़ाई लिखाई के बारे में निशित ने ध्यान दिया या बच्चों ने स्वयं ही सुलझा लिया, अच्छे नंबर भी लाते हैं वे, मगर इसके लिए सुलेखा के मन में तो कोई अफसोस नहीं है। तो फिर आज अगर वे अपने जीवन की गुत्थियों को खुद सुलझाना चाहते हैं, तो मन में ऐसा हाहाकार क्यों मच रहा है? और यह डर, डर से हाथ पैर ठंडे हुए जा रहे हैं उसके। इसलिए जब निशित ने कहा माँ दृढ़ स्वभाव की होती तो बेटियों की इतनी हिम्मत नहीं होती, तो सुलेखा ने दबी आवाज में कहा, पता नहीं चला, सुनाई देता तो पता चलता, बाप तो दृढ़ स्वभाव का है ना, उससे भी क्या फायदा हुआ। सुलेखा के सौभाग्य से परिस्थिति और जटिल होने से पहले ही नीरा आ खड़ी हुई और मूर्ख सुलेखा फिर अपनी भूमिका में वापस आ गई। क्यों नहीं सिनेमा जाना था मुझे बताकर, ना बताकर मुन्ना को बता गई? उसने तो अभी बताया, मैं सोचकर पागल हो रही हूँ ये नाराज हो रहे हैं। अचानक निशित ने डांट लगाई, किसने कहा कि मैं नाराज हूँ? किसी की मुझे कोई परवाह नहीं, जिसको जो मर्जी आए सो करे, बस दो मुझे खाना दे दो। नीरा कमरे में घुसने जा रही थी, अचानक कुछ सोचकर ठहर गई और माँ बाप या किसी की और बिना देखे ही दीवार को सुनाकर बोली, मेरे लिए अब और अधिक दिन सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह बता ही देती हूँ तुम लोगों को। अगले महीने की 19 तारीख को हम लोग रजिस्ट्री कर रहे हैं। सुलेखा के पांव नीचे से जमीन कहाँ खिसक गई, उसकी आंखों के आगे इतना धुआं कहाँ से आ गया? क्या इसलिए? मेज का कोना पकड़कर उसे अपने आप को संभालना पड़ा, मगर कोई तलवार तो नहीं गिरी नीरा के सिर पर, न मनुष्य की और न विधाता की। एक निस्तब्धता छा गई। थोड़ी ही देर बाद आराम से गर्म भात और मटन करी लेकर भाई बहनों के साथ खाने बैठ गई वह। अभी अभी देखी हुई फिल्म के बारे में चर्चा भी करने लगी मजे में। नीरा की उस घोषणा के समय दीपक आया नहीं था, मगर सुलेखा को अचानक ऐसा लगा कि उन्हें सब मालूम है, वे सब समझते हैं। केवल सुलेखा ही कुछ नहीं समझती, न जानती है। सुलेखा सुलेखा तो उनके चेहरे को देखकर सिर्फ इतना ही समझ पाती है कि उन्हें भूख लगी है। समझती है
कि उन्हें पैसों की जरूरत है और कुछ नहीं। सुबह जाते समय दीपक बार बार पैंट की जेब को टटोलकर कुछ ढूंढ रहा था तो सुलेखा ने स्वयं ही हंसकर कहा था, क्यों रे दीपू, जेब खर्च के पैसे उड़ गए हैं क्या? कुछ ले ले। 10 रुपए उसके हाथ पर धर दिए थे उसने। ओ माँ, बच गया, हंसकर दीपक ने कहा था। शर्म के मारे पितृदेव से कह नहीं पा रहा था। सुलेखा ने सोचा, उनसे सब डरते हैं, मेरे ही पास सब फ्री हैं। वह कृतार्थ हो गई, विगलित हो गई। बस बस इतने से ही सुलेखा अपने बच्चों के प्रति कृतज्ञ हो जाती है, तृप्त हो जाती थी कि वे माँ को ज्यादा अपना समझते हैं। अक्सर ही जब दीपक माँ के सामने अपनी जेब को झटके देता है और माँ इसे समझकर उसे कुछ रुपए दे देती है, तब दीपक के चेहरे पर जो निश्चिंत होने का भाव झलकता है, उसी को देखकर सुलेखा खुशी से बाग बाग हो उठती है। 100 गोल गालियां खाकर भी सिलाई का काम करना तब सार्थक लगता है उसे। हंस हंसकर दीपक कहता है, तुम्हारे ये सब रुपए गोकुल में बढ़ रहे हैं माँ, देखना समय पूरा होते ही सूद समेत वापस आएंगे। सुलेखा भी हंसती है। दीपक सुलेखा को एक बालिका की भांति पीठ ठोककर प्यार जताता है। बेटियों में माँ के लिए जो अवहेलना का भाव है, दीपक में वह नहीं है। मानो वह माँ को आहा बुद्धिहीन अबोध मानकर दया करता हो। क्या सुलेखा इतना नहीं समझती? समझकर भी इसका पूरा आनंद लेती है। वह कहती है, मेरे ताऊ जी आ गए, जबकि बेटियां भी पैसों के मामले में माँ के पास ही आने के लिए मजबूर हैं। इरा कहती है, सारी साड़ियां एक ही साथ जवाब देने लगी हैं। माँ, जरा मुट्ठी खोलो तो सही। पिता ठाकुर ने तो सोच लिया है कि एक बार साड़ी खरीद लेने से जीवन में दूसरी बार नहीं खरीदनी पड़ती। नीरा कहती है, रोज रोज एक ही ब्लाउज पहनकर कॉलेज नहीं जाया जाता, आज तो 2-3 ब्लाउज खरीदने पड़ेंगे, कुछ निकाल सकोगी माँ? सुलेखा तुरंत कहती है, अरे यह क्या, तुझे ब्लाउज चाहिए? पहले क्यों नहीं कहा? जानती तो है कि मैं घर गृहस्थी में फंसी रहती हूँ, ध्यान नहीं रहता। समिति के लिए जो इतनी सिलाई करती हूँ। हाथ जोड़कर नीरा कहती है, माफ कर दो माँ, तुम्हारी उस समिति की छांट के ब्लाउज नहीं पहन सकूंगी। कुछ रुपए निकाल सको तो दो, नहीं तो रहने दो। सुलेखा व्यस्त होते हुए कहती है, रहने कैसे दूं? निकाल कर खाने की मेज पर रखती हूँ, तू नहा करा ले जाना मत भूलना। जैसे नीरा पैसे भूलने वाली हो। फिर भी इसी तरह बेटियों के आत्मसम्मान को बचाती फिरती है सुलेखा। उन्हें मांगना जो पड़ रहा है, इसी संकोच को कम करने के लिए अपनी त्रुटियों का पल्ला भारी करती जाती है। बेटियों को कपड़ों की जरूरत है, इसका ध्यान जैसे सुलेखा को ही हमेशा रखना चाहिए। उसी के अनमने स्वभाव के कारण उन्हें मांगना पड़ जाता है। अरे क्यों ऐसा करती है सुलेखा? अपना आत्मसम्मान धूल में मिलाकर बच्चों के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए इतनी सचेष्ट क्यों है वह?